हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। बच्चों, एसएससी जेई मेंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उन सबका स्वागत करता हूं मैं इस सेशन में। तो आपको याद होगा बच्चों, अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एक सेशन लिया था एसएससी जेई मेंस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको एक कैटेगरी वाइज डिवीजन बताया था कि किसी भी पेपर को, हमारे एसएससी जेई मेंस का जो पेपर होता है, उसको अगर हम सही तरीके से देखें और प्लान के तहत जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तैयारी कुछ अलग नहीं करनी है, जो आप प्री की करते आ रहे हो उसी तैयारी को करते रहना है। लेकिन मेंस में बस ये ध्यान रखनी है कि यहां पे गलतियां नहीं होनी चाहिए, और गलतियों को अवॉइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मैंने फिक्स करने ही करने सही है और कौन से मेरे से जो गलती हो सकती है। तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको पेपर को 4 कैटेगरी में बांटा था, है ना। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। ठीक है, जिसने इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लिया था जिसमें ये 4 कैटेगरी के बारे में मैंने समझाया था। इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, सो दैट कि हर एक को आइडिया आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है। तो कैटेगरी 1 आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था बच्चों, वो बेसिक क्वेश्चंस, हमारे बेसिक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, है ना। बेसिक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन जो हमें पता है कि सीधा पूछे जाएंगे। और इसकी खास बात यह है कि एवरीवन नो, जो भैया एसएससी प्री निकाल के आ रहा है वो सब ये क्वेश्चंस के आंसर जानता है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों से बेहतर क्या कर सकते हो, दूसरों से बेहतर ये कर सकते हो कि आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। सिली मिस्टेक्स ना होने दो, मतलब आपको इस कैटेगरी में 100% अटेम्प्ट करना है, 100% सही होने के साथ साथ यहां आपको 100% सही होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पेपर का लगभग 30-40% पार्ट होगा ये। ठीक है। सेकंड, मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल जो होते हैं बच्चों, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बात की थी कि ये भी आपको 100% करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल इजी और डायरेक्ट आते हैं। तो इसमें भी आपने अगर नहीं पढ़ा है टॉपिक तभी छूट सकता है, अगर पढ़ा है, फार्मूला पता है तो आप आंसर निकाल ही देंगे, कंफर्म है ये भी। तीसरी कैटेगरी आपको याद होगा, मैंने कहा था कोर सब्जेक्ट्स जिनसे हमेशा इजी क्वेश्चन आता है, या फिर आप बोलो रिपीटेड क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आपने पहले से तैयारी कर रहे हैं काफी समय से और प्री भी आपने निकाला है, तो ये भी लगभग चांस है कि सब लोग कर देंगे। ठीक है, बट फिर भी कई होगा कुछ टॉपिक तैयार नहीं होता, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो यहां मैं फिर भी कहूंगा कि छूट जाते हैं। 100 में से 100 कोई नहीं कर पाता, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। ठीक है, और लास्ट कैटेगरी हमने बोला था यहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जहां आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ना आप जल्दी कर पाओगे, ना आप फास्ट कर, ना आप धीरे कर पाओगे। ये ऑलरेडी टाइम लेंगे, बिकॉज ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी में ये होते हैं। यहां आपको अगर आप 50% और 60%, 70% के बीच कर लेते हैं तो ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो हमने कहा था ये कैटेगरी है बच्चों। अब इस कैटेगरी को उस दिन तो मैंने थ्योरेटिकली ये सारी बात कही थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ये ने अपने एक एवरेज हिसाब किताब लगा के बताया था। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन आपको पूरे वीडियो में सब समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका कि पेपर में मुझे कैसे करके आना है। क्लियर है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि एसएससी जेई मेंस जो लास्ट ईयर हुआ था उसको देखते हैं। अगर उस पर यह फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं पूरा कैटेगरी वाला, तो क्या वहां ऐसी 4 कैटेगरी बन रही है कि नहीं बन रही है? क्योंकि मैंने कैटेगरी बोल तो दिया, लेकिन आपके समझ में ही आना चाहिए कि ये 4 कैटेगरी एक्चुअली में, इस 4 कैटेगरी में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो अब इस चीज को आज हम समझेंगे इस सेशन में। तो इस हाफ एन आवर सेशन में आपको ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, विद क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, जब मैं यही फॉर्मूले को एसएससी जेई मेंस के 2024 के पेपर में लगाता हूं, तो आप देख सकते हैं, जब इसी कैटेगरीज को मैं एसएससी जेई मेंस के 2024 के पेपर में लगाता हूं, तो आपको वहां पे सब साफ साफ दिखाई देता है कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब आप यहीं पर देखिए इस चीज को कि अब अगर मैं इस पे लगाऊं कंसेप्ट सारा, तो अब आप खुद देखिए एसएससी जेईई मेन 2024, जो 6 नवंबर 2024 को आपका ये पेपर हुआ था, मतलब 2025 से जस्ट पहले। तो इसमें देखो, अगर मैं इस पेपर को पूरा बाइफरकेट करता हूं, तो यहां मुझे साफ दिखाई देता है कि कैटेगरी 1 जो डायरेक्ट वन लाइनर थे, वो मेरे 35 क्वेश्चन आए थे बच्चों। तो पूरे पेपर के 35 क्वेश्चंस, पूरे पेपर के लगभग 35 क्वेश्चंस जो थे आपके, वो आपके ऐसे ही डायरेक्ट वन लाइनर थे बच्चे। ऐसे ही डायरेक्ट आपके क्या थे? वन लाइनर थे। समझ आ रही बात? ठीक है, ऐसे ही आपके वन लाइनर थे। तो
तो 35 क्वेश्चन गिनते रहिएगा, 35 जो मैंने कहा कि आपको 100% अटेम्प्ट करना है 35। क्लियर है। दूसरा कैटेगरी 5 में देखो न्यूमेरिकल मैंने कहा था 10 से 15 भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे 2024 में आए तो मात्र 5 न्यूमेरिकल आए लगभग। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं। तो यहां पे भी वो 5 न्यूमेरिकल आप जोड़ दीजिए। कैटेगरी 3 में आते हैं अगर हम लोग, तो बात करें कोर सब्जेक्ट बेसिक क्वेश्चन, कोर सब्जेक्ट्स के बेसिक क्वेश्चन। जैसे सोम में कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं आता, वही सालों से रिपीट होता आ रहा है। बेसिक थर्मल में कोई वैरायटी नहीं है, वही सालों से रिपीट होता आ रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन एफएम के भी होंगे, कुछ ऐसे एचएम के भी होंगे जो डायरेक्ट होंगे, है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो डायरेक्ट ही बेसिक ही पूछे जाएंगे वो हमारे इससे अलग होंगे, लेकिन इससे अलग है। अब वो क्या अलग है वो आपको अभी मैं दिखा दूंगा। तो ये ऐसे आपके 28 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए, देख रहे हो आप। अब उसके बाद 32 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जिनको मैं कहूंगा कंसेप्चुअल। तो इन्हीं 32 क्वेश्चन को देख के ही बच्चा हमेशा डरता है और कहता है कि पेपर बहुत टफ हो गया, सर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर इनको भी देखें, जो हम बताने वाले ना, डिस्कस करने वाले, वो यही है बच्चे, कि आप अगर यहां पे कंसंट्रेट ना करके अपनी सही मार्क्स वालों पे कंसंट्रेट करें तो आपका तब भी सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है। देखो आप खुद ही, 35, 5, 40, 40 से 68, तो 68 ये हो गए। अब आपको अगर जीतना है, कंफर्म जीतना है, तो आपको अपने पहले ये 100% 68 स्कोर करने पड़ेंगे। जो बच्चा यही नहीं कर पा रहा है वो यहां पे क्यों लड़ रहा है फिर, समझ रहे? तो गलती यही होती है, जो हम ये 3 नहीं कर पा रहे हैं, जो हर बच्चे को कर लेना चाहिए था। जिसने प्री निकाला है ना, उसको तीनों कैटेगरी कर लेनी चाहिए थी। तो जिसने भी प्री निकाला है उसके लिए ये तीनों कैटेगरी आसान है बच्चे, उसको ये तीनों कैटेगरी कर लेनी चाहिए। तो अपने बच्चे को मैं यही कहूंगा कि पहले इन तीनों कैटेगरी से अपने मार्क्स को 100% श्योर करो कि भैया ये मुझसे हो जाना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं उनको अच्छा ही करिए, उनसे आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। समझ आ रही बात? उसके बाद ये 32 क्वेश्चन कंसेप्चुअल अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उस 32 में से कुछ के आंसर आपके आ जाएंगे, कुछ मैं कह रहा हूं चलो कम से कम ले लो तुम, 32 का सिर्फ आधा कर दो, 16 या 16 या 15 जो भी, जितना भी ले लो। चलो मैं कहूंगा सिर्फ 12 ले लो, कोई बात नहीं, सिर्फ 12 ले लो कि 32 में से आपने 12 सही किए, मतलब 12 करे हैं, बाकी आपने छोड़ दिए, मान लेते हैं, वर्ष से वर्ष मान लेते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, ज्यादा अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। तो उस केस में भी आप देखो बच्चों कि आपके अच्छे खासे जो है वो मार्क्स इकट्ठे हो जा रहे हैं, मतलब 80 मार्क्स आपके आ जा रहे हैं फिर भी, जो कि अपने आप में 80 मार्क्स नहीं, 80 क्वेश्चंस, ये मार्क्स भी नहीं है। मार्क्स तो हमारे पास क्या होंगे, मार्क्स तो हमें इंटू थ्राइस करना पड़ेगा इसका, तो मैं 80 क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है ना। 80 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं आपके करेक्ट। तो ये मानिए बच्चों बात कि जो कंसेप्चुअल और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं उसको अगर आप उसके सिर्फ 50% से भी एक कम, लेस देन 50% भी अगर आप करते हो तब भी आप जो है वो विन हो जाते हो। आपका 80 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और जहां 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो गया तो समझ लीजिए इसका 3 गुना कर दीजिए आप, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो 240 मार्क्स आ गया 300 में से। तो कंफर्म है सिलेक्शन, कंफर्म है। प्री निकाला हुआ 240 आ गया, सोच रहे हो 240 मार्क्स कितने होते हैं, ठीक ठाक है। तो बच्चों कुल मिला के करना क्या है, कुल मिला के सारा कंसंट्रेशन यहां देना है। ये कंसेप्चुअल तो आपके लेस देन 50% भी हो जाएंगे, पर ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसमें जहां जहां गलत करोगे वो भरपाइयां करनी पड़ेगी। अब ये तो रही सब ओवर बात। आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि मैं किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कैसे वन लाइनर होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल और कैसे कंसेप्चुअल। आइए, तो अब ये कोई नई बात नहीं है या कोई ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बनाई मैंने, मैं आपको विद प्रूफ ये सब चीजें जो है वो बता रहा हूं। तो आइए यहां पे देखिए, पेपर पे आते हैं। पेपर पे आते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैटेगरी 1 क्वेश्चंस की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 क्वेश्चन की, बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन। अब देखो ये 15 से 20, 25 जो भी मैंने अंदाजा लगाए थे 15 से 20, लेकिन ठीक ठाक आ रखे हैं, 35 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब कैटेगरी 1 लाइनर की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई द मेजरिंग सेटअप शोन इन द फॉलोइंग। वो कह रहा है इस सेटअप जो दिख रहा है इसको आइडेंटिफाई करो। बताओ ये वन लाइनर नहीं है क्या? दिखते ही आइडेंटिफाई करते ही आप पाइटो ट्यूब नहीं करोगे, इसका आंसर बर्नौली करोगे, स्विच गेज करोगे, ये करोगे, आप सीधा सीधा पाइटो ट्यूब करोगे। समझ आ रही बात? आपने सीधा सीधा आंसर जो है वो पाइटो ट्यूब कर दिया कि भाई ये पाइटो ट्यूब आंसर है। तो इसमें आपको क्या 40 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट चाहिए? नहीं ना, लेस देन 30 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो, लेस देन 30 सेकंड। उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि कम से कम 74 सेकंड आपको मिल रहे, 72 सेकंड आपको मिल रहे हैं पेपर में आंसर करने के लिए, हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 72 सेकंड मिलेंगे बस। तो 72 सेकंड से आपको किसी किसी में 3-3 मिनट भी लग सकता है,
तो न्यूमेरिकल या किसी और चीज में तो हो सकता है वो 72 सेकंड में से यहां आप टाइम बचाएंगे, तो है ना, सीधा आंसर। इसी वन लाइनर की तुम बात करो, आगे चलो आगे चलो और आगे चलते और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, और कौन से, कोई भी उठा लो, ये तो एफएम का था। आइडेंटिफाई द साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीएच डायग्राम। अब देखो आप इस साइकिल को आइडेंटिफाई करो बच्चों, देखते अगर मैं नहीं भी ऑप्शन दूं ना, बच्चा देखते समझ जाएगा वीसीआरएस साइकिल है, बच्चा देखते ही समझ जाएगा वीसीआरएस साइकिल है। जिसने पढ़ा हुआ है प्री, उसके लिए आंसर करना मुश्किल है कि ये वीसीआरएस साइकिल है। आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि ये एक वीसीआरएस साइकिल है, तो सीधा आंसर आदमी टिक करता है वीसीआरएस साइकिल और आगे बढ़ता है। हम वन लाइनर कहेंगे ना इसे। चलिए चलिए ठीक है, अब यहां देखो डक्टाइल मटेरियल के लिए बताया था कि वाइल टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ गोल्ड नेकिंग फिनोमेना अकर्ड। भाई डक्टाइल मटेरियल मोस्ट गोल्ड इज अ ब्रिटल मटेरियल। अब देखो कितना बड़ा झूठ था यहां पे, गोल्ड इज अ ब्रिटल मटेरियल। अब गोल्ड इज अ ब्रिटल मटेरियल साफ साफ सबको पता है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो सीधा आंसर, एग्री करोगे नहीं करोगे कि मैंने वन लाइनर में क्यों डाला है? सीधा आंसर, आइडेंटिफाई पॉइंट ए इन द गिवन फिगर। बताओ ये कौन सा पॉइंट है? बच्चा ट्रिपल पॉइंट है। सीधा आंसर बताइए। क्या कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जबरदस्ती डाला है वन लाइनर में से? नहीं लग रहा ना, समझ में आ रहा है कि व्हाई इट इज वन लाइनर। तो ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, कंफर्म आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, दिमाग ओपन रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा कि आप पेपर निकाल सकते हैं। बस आपको दिमाग को एक्टिवेट रखना है कि क्या मेरे पास जो क्वेश्चन है वो देखते समझ जाओ आप, ये वन लाइनर है, डायरेक्ट है, क्या है जे थोड़ा। पर मैंने क्या बोला, जब ऐसा करोगे ना तो सिली मिस्टेक नहीं करनी। जल्दबाजी में ऐसा हुआ है बहुत बार, बच्चे इसे भी क्रिटिकल पॉइंट टिक करके आ गए हैं, और इस पेपर में तो क्रिटिकल पॉइंट भी पूछा गया था आपसे। तो बस यही करना है कि जब आपने देख लिया ना कि यार ये, अरे यार मुझे आता है, आंसर तुरंत नहीं करना, पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो। आइडेंटिफाई पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पूछ रहा है, सॉलिड लिक्विड वेपर, ट्रिपल पॉइंट है, कंफर्म है, ट्रिपल पॉइंट, और कोई ऑप्शन और ट्रिपल पॉइंट, ऐसे ज्यादा से ज्यादा आपका 15 सेकंड और चला जाएगा, लेकिन आपके पास 72 सेकंड का विंडो है। मानिए आप मेरी बात, 72 सेकंड का विंडो है, आपका 15 सेकंड और भी चला जाएगा, ज्यादा 30 सेकंड चला जाएगा, लेकिन आंसर को सही करके आइए। मैं कह रहा हूं 72 सेकंड के क्वेश्चन को अगर आप 30 सेकंड में भी सही करके आ रहे हैं, तब भी आप जीत रहे हैं। क्लियर है? आगे चलिए, कोई भी क्वेश्चन उठाइए रैंडम इसी वन लाइनर में से। मान लीजिए यहां पे रुक जाता हूं मैं। अब देखो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो सर एटीडी का है, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का टफ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सेफ्टी वॉल्व। अब आप बॉयलर की सेफ्टी वॉल्व तो पढ़ के गए होंगे ना, प्री में भी पढ़ के गए होंगे, आपको सारी कैटेगरी पता है। देखो पिन सेफ्टी वॉल्व, डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, लीवर सेफ्टी वॉल्व, स्प्रिंग लोड सेफ्टी वॉल्व, कौन सी है जो नाम नहीं सुना आपने सेफ्टी वॉल्व के टाइप में? भाई पिन सेफ्टी वॉल्व तो हमने नहीं सुना, वही आंसर है। आगे चलो, समझ आ रही बात? तो ये सब वन लाइनर में इसलिए डाले बच्चों मैंने, क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन नहीं करना पड़ रहा ना, कंसेप्ट बताना पड़ रहा। टेंसाइल फोर्स ऑन द आर्म्स ऑफ फ्लाईव्हील आर ड्यू टू। भाई अब ये देखो, ये कंसेप्चुअल बनने की कोशिश करिए, लेकिन क्या ये कंसेप्चुअल है? भाई फ्लाईव्हील की बात हो रही है, फ्लाईव्हील में अगर उसके आर्म्स में टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो किसके वजह से लगेगा? काइनेटिक फोर्स, लेटरल डेविएशन, लॉन्गिट्यूडनल डेविएशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबको पता है फ्लाईव्हील का काम ही क्या है, रोटेशन। रोटेशन जो भी होगा उसमें क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये कंसेप्चुअल होते हुए भी वन लाइनर में आता है, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। बाकी के ऑप्शन ऐसे हैं कि अपने आप ही आंसर मिल जाता है। समझ आ गई बात? तो आई थिंक आप वन लाइनर देखो समझ होंगे। तो अब ये सोचिए कि इस पेपर में भी बच्चों ये कम से कम हमारे पास 30-35 क्वेश्चन हैं। समझ रहे हैं? इस पेपर में भी हमारे पास ये 30-35 क्वेश्चन हैं, तो मतलब 35 मार्क्स लाने तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। समझ आ रही बात? कि 30 से 40 के बीच आपके 100% मार्क्स आएंगे बच्चों, जिसमें आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है? अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल में, कि न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल में ऐसा क्या है जो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सीधे सीधे हैं बच्चों सारे क्वेश्चन। देखिए कोकरन बॉयलर क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, ये सब वन लाइनर में डालेंगे, इसको कंसेप्ट थोड़ी ना बोलेंगे आप। ये जैसे फ्लो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, अब इसे देखते ही बताना है कि ये कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट है, क्या है, ये सब वन लाइनर में है। इसलिए सब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैंने अपने आप वन लाइनर में डाले हैं, सब वन लाइनर हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब न्यूमेरिकल में भी यहां क्या पूछा गया है न्यूमेरिकल में। अब देखो जैसे राइज और ड्वेल वाला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये सॉल्यूशन है, ये हमने डाला हुआ है। ये क्वेश्चन सिंपल आया था, ये कंसेप्चुअल ही है, ये कंसेप्चुअल नहीं मतलब वन लाइनर में ये, कि इनमें से कौन सा कैम नॉट अ टाइप ऑफ अ कैम व्हेन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर मूवमेंट। बताओ इनमें से कौन सी ऐसी कैम नहीं होती इसमें। अब इसमें खुद ही देखो, क्या राइज 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 हो सकता है? कहीं से भी राइज 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 हो सकता है क्या कैम फॉलोअर में? नहीं ना, राइज फॉल ड्वेल यही तो चलेगा। राइज 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 क्या होता है? ऊपर ही उठता जाएगा क्या? तो साफ साफ है कि बी विल बी दी करेक्ट आंसर, कि ये नहीं हो सकता। आसान था। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वन लाइनर, सारे वन लाइनर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं बच्चों न्यूमेरिकल में। अब न्यूमेरिकल अगर देखो ना तो वो 5 न्यूमेरिकल भी एक्चुअल न्यूमेरिकल नहीं है, बट इसको फिर भी हम न्यूमेरिकल कैटेगरी में रखते हैं, जहां आपको रिलेशंस पूछे जाते हैं।
तो देखो आपको ये न्यूमेरिकल और रिलेशंस भी आपको जो है वो पूछे क्या गए हैं, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द फॉलोइंग सब बॉडी सबमर्ज्ड। अब ये बॉडी सबमर्ज्ड है, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ आपको निकालना है। कईयों को ये ट्राइंगल का याद ही रहता है, अब जिसको याद रहता है वो डायरेक्ट h/2 ट्रिक करेगा और आगे चलेगा, जिसको याद नहीं रहता वो सॉल्व करेगा। तो इजी कंसेप्ट है, या तो आप इधर याद करेंगे या आप सॉल्व करके सीधा आगे बढ़ेंगे, बट मैं कहूंगा इसमें सॉल्व करेंगे। जनरली मान के चलिए कि ये न्यूमेरिकल 5 से 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल इजी होंगे, मतलब वही सब होंगे जो आपको आता है निकालना। तो न्यूमेरिकल की इतनी प्रैक्टिस करके जाना है आपको कि आपको आता है ये बेसिक। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, ये आपको बहुत पूछा गया है। अभी देखो ये चीज थी यहाँ पे, ये मैंने आपको डायरेक्ट चार्ट बना के याद भी करवा रखी है, ये डायरेक्ट आपको चार्ट बना के याद भी करवा रखी है कि कैसे कैसे ट्राइंगल में क्या क्या सेंट्रोइड और कहाँ क्या होगा। तो उसके हिसाब से आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकालोगे तो h/2 आता है, तो सीधा आंसर था उसका h/2। बट जिसको नहीं भी आता निकालना वो निकाल सकता है। अब जैसे इसके अलावा आ जाओ, अगला क्वेश्चन भी एक ऐसा ही है, ये देखो कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ प्रेशर फॉर द फॉलोइंग बॉडी। अगेन एक और प्रेशर आया था, डेप्थ ऑफ प्रेशर का। अब ये तो और भी आसान हो गया आपका, सर्कुलर बॉडी आपकी रख दी, आपको डेप्थ ऑफ प्रेशर निकालना है। तो कुल मिला के ये सभी क्वेश्चन बच्चों बहुत इजीली सॉल्वेबल हैं, आप आराम से हर बॉडी के लिए, हर चीज के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो मैंने चार्ट डायरेक्ट ही बना रखा था डेप्थ ऑफ प्रेशर के लिए, आप आराम से निकाल सकते हो। d/2 सेंट्रोइड है और 5d/8 जो है वो डेप्थ है उसकी। वो सब कहां से निकाला, ये सब यहां से निकाला, जो आप h स्टार कैलकुलेट करते हो ना, ये सब वहां से निकाला। सेंटर ऑफ प्रेशर के मैंने डायरेक्ट चार्ट बना रखा था। तो जिसको डायरेक्ट चार्ट है उसको तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं करना, लेकिन करना भी पड़ा तो कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला सिंपल होता है, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। देख रहे हो एक ही टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक ही टॉपिक पे, मतलब जो न्यूमेरिकल है वो सारे एक ही टॉपिक पे आ रखे हैं। तो कुछ भी नहीं, अभी रेक्टेंगल के लिए पूछ दिया, वही चार्ट बार बार यूज हो रहा है बच्चों, वही सॉल्यूशन में लगा हुआ उसी का आंसर। तो एक चार्ट अगर कोई ये करके चले जाता जो पढ़ा रखा था, तो इसी चार्ट से आपके कम से कम 3 न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे थे लगातार बिना सॉल्व करे। तो ये भी वन लाइनर बन जाते अगर चार्ट करके जाते। तो ऐसे रिलेशन वाले न्यूमेरिकल भी आपके पास डायरेक्ट आएंगे, जिसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे ही होती है, ठीक है। अब देखो बर्नौली का न्यूमेरिकल आया था, सिंपल बर्नौली का न्यूमेरिकल आया था कि 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी, 1.1 मीटर डाया दिया था, सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप 5 मीटर अबव, सब कुछ दिया हुआ है। आपको सिर्फ बर्नौली लगानी है, वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी से क्यू निकालना था, क्यू से डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज पूछा था आपसे और डिस्चार्ज आया था 169.2 लीटर पर सेकंड, तो 170 के आसपास ये आंसर आ गया था। क्लियर है, इजी, ठीक है। ऐसे ही अब ये तो चलो वही शुरू हो गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन शुरू हो गए यहां से। तो अब ये समझ लीजिए, ये कैटेगरी में थर्ड डाल दी, वो उधर खिसक गया। अब ये कैटेगरी थर्ड, अब ये हो गए आपके कैटेगरी थर्ड कंसेप्चुअल, लेकिन कंसेप्चुअल कैसे, कोर सब्जेक्ट के। ये कंसेप्चुअल वो नहीं है जो कंसेप्चुअल मैं कैटेगरी 4 बोल रहा हूं, ये कैटेगरी थर्ड है जो कोर सब्जेक्ट है, बेसिक है, कंसेप्चुअल है लेकिन वन लाइनर नहीं है, आपका बेसिक है, रिपीटेड है। मतलब अगर आपने PYQ लगाए हैं तब भी ये हो जाएगा, प्री का पेपर दिया है तब भी हो जाएगा। जैसे कि मैच द फॉलोइंग, अब ये प्रॉपर देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर की तरह मैं सीधा टिक कर दूंगा। इट विल टेक टाइम, आप 1 मिनट लगा सकते हैं, 70 सेकंड पूरे लगा सकते हैं, बट सॉल्वेबल है। इसलिए मैंने कहा था कि सोम में कोई वैरायटी थोड़ी ना आएगी बहुत तगड़ी। आपको ये सारे स्टैंडर्ड केस पता है, कैंटिलीवर का UDL वाला, ठीक है ना, सिंपली सपोर्ट का UDL वाला, सिंपली सपोर्ट का सेंटर बीम वाला, उसके SFD आप आराम से बता सकते हैं। तो मतलब सॉल्वेबल है, बट थोड़ा सा देख के आसानी से सही करके ही करना है। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इसी में करते हैं। वन लाइनर मैं फिर भी कहूंगा कि बच्चे सही कर देते हैं, वो शुरू के 30-35 सही कर दोगे, न्यूमेरिकल भी 5 से 10 सही कर दोगे, लेकिन उस 40-50 मार्क्स के बाद जो ये वाली विंडो है ना, 50 से जो आपको 70 तक ले जा रही है, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स वही होती है कि थोड़ा सा कुछ गलती करी और यहां गलत कर दिया। तो प्लीज बच्चों इन वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। वहां तो कोई कैटेगरी नहीं होगी ना, वहां तो आप देखते समझ जाओगे कि किस क्वेश्चन मुझे टाइम देना है। तो वहां जो आपने 30 सेकंड बचाए हैं अपने, ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन में आप अपने 30 सेकंड बचाएंगे, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन में आप अपने 30 सेकंड बचाएंगे, तो कम से कम आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं आप, 30 सेकंड अगर 30 क्वेश्चन में बचाएंगे तो यू विल गेट 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, और वो 15 मिनट्स आपको इस कंसेप्चुअल में यूटिलाइज करने हैं अपने, ताकि मैं यहां गलती ना करूं। समझ आ रही है बात। तो जब आप यहां यूटिलाइज करोगे तो देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखा आपने मैच द फॉलोइंग, अब ये देखो सिंपल, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एंड द टेम्परेचर। तो सबसे ज्यादा गलतियां बस यही होती हैं
कह रहा है कि करेक्ट पेयर मैच करिए, ब्रेजिंग का सही टेम्परेचर है कि नहीं है, सोल्डरिंग का सही है कि नहीं है, ब्रेजिंग का सही है कि नहीं है, सोल्डरिंग का सही। तो अबव और बिलो चेक करना है आपको, किसके अबव और किसके बिलो होता है। तो अगर कंसेप्ट जानते हो तो यू शुड नो दैट कि ब्रेजिंग जो है वो अबव 427 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और सोल्डरिंग जो है वो बिलो या अबव जो भी है वो उसके हिसाब से होता है। तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे बच्चे, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाता है डी। डी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट पेयर है, जो बता रहा है कि सोल्डरिंग जो है वो बिलो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आसानी से आंसर मैच हो जाता है। समझ आ रही बात? तो ये है, ये इनको मैं टफ कंसेप्ट नहीं बोलूंगा, ये कोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो पढ़ के जाओगे ही जाओगे आप। सोल्डरिंग ब्रेजिंग में अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं पड़ा तो क्या पड़ा, है ना। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये क्या आ गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये अगर आप गलत कर रहे हो तो आपका रिवीजन अच्छा नहीं है या पढ़े आप अच्छे नहीं हो, ठीक है। अब यही देखो, जैसे यही है, ये वन लाइनर में भी डाल सकता था मैं से। रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसकी टर्म है भाई? बायंसी की टर्म है, फ्लोटेबिलिटी की है, एक्सेलरेशन की, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यार, स्पेसिफिक ग्रेविटी सिमिलर रिलेटिव डेंसिटी, है ना, सीधा आंसर। तो वन लाइनर भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मैं कहूंगा टाइम लो, सोचो सही कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे, देख लो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन देखो, कंप्रेसर है, उसके फीचर हैं। अब आपको बताना है स्क्रू कंप्रेसर या हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, जो आपको पता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब आपको यहां पे पता है पिस्टन असेंबली कहां यूज होगी, रोटरी टाइप कहां होगा, कंप्रेसर। तो ये क्वेश्चन आराम से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर से ही हो जाता है, बट इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि कोर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, यही होते हैं बच्चे, कोर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। जैसे कि जो कि मुझे पता है कि पढ़ने वाला बच्चा कर लेगा। जैसे इसमें बोला इसने कि ये ए पार्ट क्या है अंदर का। अब आपको पता है जिसमें की लगती है वो पार्ट क्या होता है भाई, जिसमें शाफ्ट अटैच होती है। ये शाफ्ट है आपकी, ये शाफ्ट जो है वो किसी के साथ ऐसे अटैच होती है, तो ये क्या कहलाता है? ये शाफ्ट ऐसे की के साथ अटैच होती है, ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हब। इसको हब बोलते हैं। तो यही तो पूछ रहा है, आंसर है हब, सीधा सीधा कि ये ए पार्ट क्या है। ये अंदर वाला पूछता तो ये शाफ्ट होती, अंदर वाला पूछता तो शाफ्ट होती, ये पूछता तो की होती, ठीक है ना। ये पूछा तो ये हब है, ठीक है ना। तो बस बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, आंसर सीधा था। तो पर फिर भी मैं कहूंगा इन्हें कोर सब्जेक्ट्स में डाला है मैंने। ये एकदम वन लाइनर नहीं है कि देखते टिक, समझ रहे ना, ये कोर क्वेश्चंस है जहां टॉपिक को आपको पता पड़ा होना चाहिए ढंग से। तो प्लीज मेरी विनती यही है कि कोर क्वेश्चंस को गलत मत करेगा। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो हैं या गलतियां जो हैं वो इसी में होंगी, कंफ्यूजन जो है वो इसी में होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको कंसेप्चुअल दिखाऊंगा, जो लास्ट कंसेप्चुअल्स है वो आपको लगेगा कि साफ यार इसमें तो टाइम लगेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं पता होगा तो छोड़ के आना पड़ेगा। जो मैंने 32 में से 12 करने को बोला ना, लेकिन फिर भी देखिए उसमें भी आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। समझ गए ये ना। अब मैं थर्ड कैटेगरी में आ जाऊं, थर्ड कैटेगरी में आ जाता हूं आपको दिखाने के लिए कि थर्ड कैटेगरी क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि जो कंसेप्चुअल हमने टफ बोला है वो क्या है। आइए देखिए, दिस इज योर थर्ड कैटेगरी, कैटेगरी 4 कंसेप्चुअल, आईसी इंजन के क्वेश्चन, प्रोडक्शन के, अप्लाइड थर्मल के। ये अब देखो, इसमें मैं कहूंगा कि ये होते हैं थोड़े नए क्वेश्चन, कुछ नया पूछ लिया, कुछ हटके पूछ लिया। तो इसमें से मैं उम्मीद कह भी नहीं रहा हूं आपको कि ये वाले क्वेश्चन पूरे के पूरे करके आओ। कौन कह रहा है पूरे करके आओ? मैंने कितने बोले थे? 32 में से मात्र 12 बोले थे आपको कि 32 में से मात्र 12 भी कर लोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो देख लो, तो इसलिए इनसे मत घबराना बच्चों, पेपर में इनसे मत घबराना, इनसे नहीं रुकेगा आपका सिलेक्शन। मैं कहूंगा इनसे अगर टाइम बच भी रहा है 10-12 क्वेश्चन छोड़ के, तो ये देखो कि जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनमें से ना गलती हो रही हो। तो मैं कहूंगा अगर पेपर में टाइम मिले आपको और मानो आपके 10-12 टफ क्वेश्चन छूट गए, छोड़ दो, लेकिन ये देखो कि जो करे हैं वो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा बचा है आपको वो उसमें लगाओ, जो करे हैं वो सही तो है ना, वो गलती तो नहीं कर दिए बस उसमें। तो देखो, while deaerating the steam when water is heated to 100 डिग्री सेल्सियस another steam is introduced known as। अब वो कह रहा है जब हम डिएरेटिंग करते हैं स्टीम की, उसमें से गैसेस रिमूव करते हैं, तो वाटर को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अनदर स्टीम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्कॉर्चिंग स्टीम, पैगिंग स्टीम, चार्जिंग स्टीम या मोनोक्रोम स्टीम। अब पढ़ा ही नहीं होगा तो कैसे करोगे? दैट इज कॉल्ड पैगिंग स्टीम। समझ आ रही बात? तो दैट इज न्यू क्वेश्चन जो एआई की हेल्प से बनाया गया है ना। तो ये नया क्वेश्चन हो जाता है, ये पता नहीं होगा तो छोड़ दोगे, आगे बढ़ोगे सीधा। तो इसमें परेशान नहीं होना कि यार मेरे से नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, घबरा जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, मैंने तो कैटेगरी वाइज बांट दिया, पेपर में तो एक साथ आएगा, क्या पता पहले ही क्वेश्चन ही आ जाए और आपके दिमाग में ये तो वन लाइनर होना चाहिए था। वन लाइनर नहीं है वो कंसेप्चुअल है। आगे चलो, समझ आ रही बात? थर्मोसाइफन टाइप ऑफ आईसी इंजन कूलिंग सिस्टम। अब देखो, थर्मोसाइफन टाइप पता है सबको, रेडिएटर का।
तो टाइप ऑफ आईसी इंजन कूलिंग सिस्टम है, डज नॉट यूज अ पंप फॉर वाटर सर्कुलेशन। ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं कहूंगा रिपीटेड है वैसे, बट फिर भी मैं इसे कंसेप्चुअल में डालता हूं क्योंकि आईसी इंजन के ऐसे क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल में ही डालते हैं हम लोग। तो ये क्या है, इट डज नॉट यूज पंप फॉर वाटर सर्कुलेशन, यही था। थर्मोसाइफन का प्रिंसिपल ये है जो नेचुरल करता है फ्लो, तो उसमें पंप की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसे यहां कैटेगरी में डाला है। कोई भी डालो, कंसेप्चुअल सारे ऐसी है, कंसेप्चुअल सारे ऐसी हैं जिसमें कुछ भी ऐसा पूछ सकता है जो आपको शायद ना पता हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। अब देखो प्राइमरी रेफरेंट, सेकेंडरी रेफरेंट, सेकेंडरी रेफरेंट पूछा है 8, ये किससे मैच है, तो सारे अच्छा ब्राइन वगैरह भी दिए हैं इसमें। तो अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए था, वैसे इसमें सब सेकेंडरी शायद हो सकता है कोई गलत ना लिखा हो, वैसे इसमें कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी लिखा होना चाहिए था, बट सारे सेकेंडरी लिखे हैं। आपको करेक्ट पेयर बताना है कि करेक्ट पेयर कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको पता है R12, R1150, R11 ये सब क्या है, ये प्राइमरी रेफरेंट है जो हैजार्डस होते हैं, लेकिन सेकेंडरी रेफरेंट में आता है ब्राइन, तो जो करेक्ट है वो सिर्फ C है जो कि करेक्ट है। तो वन लाइनर भी कह सकते हैं, तो इसलिए कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे बच्चों जो मैंने डाले हैं कंसेप्चुअल में, लेकिन किसी किसी बच्चे के लिए वन लाइनर का काम करेंगे, तो ऐसे ही किसी किसी बच्चे के लिए हो सकता है वन लाइनर कंसेप्चुअल बन जाए। तो कहने की बात यह है कि थोड़ा बहुत इंटरचेंज चलेगा, समझ आ रही बात, पर उसमें आपको 10-12 क्वेश्चन छूटने या गलत होने में घबराना नहीं है, ठीक है। अब आओ इसमें कंसेप्ट में बता रहा हूं क्यों मैंने कंसेप्ट में रखे, जैसे यही है कि कोखरन बॉयलर के आपको पता था, फायर ट्यूब है, वाटर ट्यूब है, ये सब पता था, ये वन लाइनर में डाला था मैंने। अब यहां पूछा है उसने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोखरन, कोखरन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इट हैज अ हाई रेट ऑफ स्टीम जनरेशन, इट रिक्वायर्स हाई फ्लोर एरिया, हाई रूम हेड इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन ड्यू टू द वर्टिकल डिजाइन, और इट हैज अ हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इट कैन बी, कंफ्यूजन हो सकता है, बट वही है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, ढंग से पढ़े होंगे, तो शायद आपको वर्टिकल डिजाइन की बात याद आएगी कि यार कोखरन में जो खास बात थी वो वर्टिकल डिजाइन वाली थी, ये वर्टिकल बॉयलर था, तो वो टाइम उस जगह बचाता है, तो दैट इज C विल बी द करेक्ट आंसर, समझ रहे ना। तो ये तो इसमें मैं कहूंगा रिस्क मत लीजिएगा, ऐसे कंसेप्चुअल में पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो छोड़ना ही बेहतर है, क्लियर है। ऐसे ही हमें COP पूछी थी कि कंप्रेसर के हिसाब से क्या COP में इवेपोरेटर की एफिशिएंसी है, जो भी है उसमें क्या अंतर आता है। तो मतलब बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कंसेप्चुअल होंगे, इट विल टेक टाइम, उसमें आपको छोड़ने भी पड़ सकते हैं, करेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। आपका सारा फोकस होना चाहिए कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, वो मेरे 100% सही हो। अगर वो आपने सही कर दिए 100%, सारी एनर्जी उस पर लगाई है, तो सिलेक्शन तब भी हो जाना है। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रही बात। दिस वन, तो स्टीम टेबल्स आर अवेलेबल आइदर ऑन, अब स्टीम टेबल किस में अवेलेबल रहते हैं, टेम्परेचर, वेलोसिटी पे, प्रेशर, ड्राइनेस, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, ड्राइनेस। तो यू शुड नो दैट P और T कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, प्रेशर, टेम्परेचर। तो जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए कंसेप्चुअल और टफ हो जाता है क्वेश्चन, समझ रहे ना। तो यहां पे ये है बच्चों, तो ओवरऑल इतना पेपर टफ नहीं है जितना मैंने कैटेगरी में बांटा है, तब भी मतलब मैंने इसमें हल्का सा भी ये लगाया कि जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो मैंने डाउट में डाल, मतलब कंसेप्चुअल में डाल दिया। सोचो तब जाके वो 35, 32, 28 क्वेश्चन हैं। अगर मैं वहां ना डालूं कंसेप्चुअल 32 क्वेश्चन, अगर मैं वहां ना डालूं तो फिर ये सब वन लाइनर में भी आ सकते थे, कुछ कुछ जिसको पता है उसके लिए वन लाइनर है, तो वो आपको बेनिफिट ही करेगा ना। तो बच्चों कुल मिला के कॉन्फिडेंट रहिए, पेपर हर बच्चा निकाल सकता है जिसने प्री निकाला। मतलब आज की डेट में SSC का मेंस ऐसा पेपर होता है कि हर बच्चा वो प्री जो निकाला है वो मेंस आराम से निकाल सकता है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फर्क यही है कि कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स की भी मिस्टेक आएगी तो वो भी सिलेक्शन में नुकसान होगा। तो मेरा कहना यही है कि इस पूरे एनालिसिस में आपको मैं बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सही की तरफ ध्यान देना है, कि जो आप सही करेंगे वो आपका किसी भी तरह से गलत नहीं होना चाहिए, बस। बाकी 10, 15, 16 क्वेश्चन अगर छोड़ने भी पड़े उसमें दिक्कत नहीं है, पर मैं कहूंगा कि पहले राउंड में छोड़े, फिर जो टाइम बचा है उसमें देखें कि अपनी गलतियां चेक करने के लिए अगर ठीक ठाक लग रहा है तो गलतियां चेक करें, और अगर कम अटेम्प्ट है तो फिर वो 15-16 जो बचे हैं उनमें से करें। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी गाइडेंस है, मैंने कहा आपको, मेरे को यहाँ आपको गाइडेंस ही देने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। फिर भी आपको कुछ और चीजें लगती है कि डिस्कस करनी चाहिए पेपर से पहले, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। और एक टेस्ट वेस्ट भी कर ले, ऑनलाइन कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूं एक टेस्ट बनाऊं आपके लिए बढ़िया सा गैस पेपर, और वो ऑनलाइन आप लोगों से सॉल्व करवाऊं। तो अगर उसमें भी आपकी इच्छा है, रुचि है, तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।